नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। जब से ही खबर सामने आई है उसके बाद से सब कुछ ठीक नहीं है, तनातनी बढ़ गई है। एक तरफ चाइना लगातार चेतावनी दे रहा था अमेरिका को कि दौरा रद्द किया जाए और कोई यहाँ ना पहुंचे, लेकिन जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी वो ताइवान पहुंची हैं। इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जहां पहले रूस यूक्रेन जो है जिनका युद्ध चल रहा है और अब चीन ताइवान आपस में टकरा सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। रूस यूक्रेन जारी, चीन ताइवान की बारी। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई हैं। चीन की धमकी के बावजूद अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी ताइवान के दौरे पर पहुंच गई हैं। चीन की लाख चेतावनियों के बावजूद आज शाम को पेलोसी का विमान ताइपे में उतरा। गौरतलब है कि चीन पहले ही कह चुका है कि अगर पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो अमेरिका इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आपको बता दें कि आखिर चीन का ताइवान को लेकर विवाद क्यों है। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो अंततः एक दिन फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा और चीन ने इसको लेकर तैयारी अभी कुछ ही समय से और तेज कर दी है। वहीं दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है, उसका अपना संविधान है और वहां लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। यह पहला द्वीप है श्रृंखला में मौजूद है, जो पहली द्वीप श्रृंखला है वहां मौजूद है, जिसमें अमेरिका समर्थक कई देश स्थित हैं। अमेरिका की विदेश नीति के लिहाज से ये सभी द्वीप काफी अहम हैं। चीन यदि ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिम के कई जानकारों की राय में वो पश्चिम प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने को आजाद हो जाएगा। उसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों का पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी खतरा हो सकता है, जो अमेरिका बिल्कुल लेना नहीं चाहता। अब आपको बता दें कि ताइवान चीन से अलग क्यों हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद यह हुआ। उस समय चीन की मुख्य भूमि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां की सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी के साथ लड़ाई चल रही थी। वर्ष 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमिंतांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिणी पश्चिमी द्वीप ताइवान चले गए। उसके बाद से अब तक कुओमिंतांग ताइवान की सबसे अहम पार्टी बनी हुई है। ताइवान के इतिहास में ज्यादातर समय तक कुओमिंतांग पार्टी का ही शासन रहा है। रूस यूक्रेन का एक तरफ युद्ध चल रहा है और उसके बाद से ये चीजें और ज्यादा तेज हुई हैं। कहा जा रहा है जब रूस यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत हुई तो चाइना को लगा जैसा यहां हो रहा है ऐसा हम भी कर सकते हैं, जिसको लेकर चीन काफी तैयारियों में जुट गया। अब कहा जा रहा है चीन की तैयारियों को देखकर अमेरिका को ऐसा लगने लगा अगर चीन ताइवान में कब्जा कर लेता है, जो समुद्री ताकत है, आसपास के जो द्वीप हैं जहां पहले ही चीन काफी एक्टिव है, वहां पर अमेरिका को कमजोर होना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका समंदर में ताइवान के आसपास जो द्वीप हैं वहां पर उसके सैन्य ठिकाने हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, रिटायर्ड कर्नल प्रदीप भाटिया जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा आलोक भदौरिया है, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आलोक सर आप ही से करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? कहा जा रहा है जो रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तभी से तैयारी शुरू कर दी थी चाइना ने। चीन को लगने लगा था कि अब मौका ठीक है, रूस का भी कहीं ना कहीं फेवर है चीन के साथ। और आज भी हमने देखा मॉस्को से ये कहा गया कि ये जो दौरा है नैन्सी पेलोसी का, उसकी निंदा करता है रूस। सर देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि चाइना की बहुत पुरानी पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी एक ऐसी है जिसमें वो तमाम जगह उसका जहां पर पहले उसका शासन था उसको वो अपना अभिन्न अंग मानता आया। हैरत की बात है कि 2 महीने पहले की बात है कि जब अमेरिका में जो बाइडेन ने भी इसकी वन चाइना पॉलिसी को समर्थन किया, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको इस तरीके का कदम उठाना पड़ा और इस तरीके की सुर्खियां बनानी पड़ी। तो इसको समझना हमको पड़ेगा कि साउथ चाइना सी, इसको हम विशेष तौर पर समझना पड़ेगा कि आज
प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बहुत समृद्ध है। वहाँ जितने मिनरल्स मिलते हैं या मिलने वाले हैं, तो किसी भी देश के लिए उसकी आर्थिक ताकत को या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। इसलिए चीन अपना दबदबा साउथ चाइना सी में बनाए रखना चाहता है। अब इसका सवाल आता है ताइवान। ताइवान के दोनों तरफ एक ईस्ट चाइना सी है और नीचे की तरफ है साउथ चाइना, ये दोनों, और बीच में ताइवान। अब ताइवान का मामला क्या है? ताइवान को थोड़ा सा मैं इसको एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा एक समझाना चाहूंगा, फिर मैं उसके बाद में आऊंगा आपके प्रश्न पर। आर्थिक मामला ये है, वर्ल्ड में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है और जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। ताइवान उसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, ताइवान बहुत बड़ा, और चीन भी उसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इसके तार हमको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं जी। अभी अमेरिका ने अभी करीब $280 बिलियन की एक बिल पास किया है। उस बिल में यह था कि जो भी चिप मेकर है ना, उनको वो इंसेंटिव दिया जाएगा। वहां कौन पहुंचा? वहां सबसे पहुंचा ताइवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TMC, बहुत बड़ी है, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप मेकर है सेमीकंडक्टर। ये एरिजोना, अमेरिका का एक स्थान है एरिजोना, वहां पर ये एक प्लांट भी लगाने जा रहे हैं। ये सारे डेवलपमेंट हमारे 2-4 महीने के हैं, ज्यादा पुराने नहीं है जी। अब हम आपको लौट करके आते हैं कि इसमें है क्या। यूक्रेन वाले मामले में अगर आप देखा जाए तो यूक्रेन लगभग नाटो का सदस्य बनने की कगार पे आ चुका है। उसको दिसंबर में उसमें बातचीत हो रही थी कि उसमें यह कि अब उसको ले लिया जाएगा, लेकिन फिर रूस इसी बात पर नाराज था और तभी उस पर हमला हुआ। अमेरिका की इस मामले में बड़ी किरकिरी हुई कि वो यूक्रेन की उस तरीके से मदद नहीं कर पाया, केवल अपने सामरिक हितों के मद्देनजर उसने इस शस्त्र और ये सब चीजें, स्टिंगर मिसाइल से लेकर तमाम तरीके की चीजें बिलियन डॉलर की सहायता दी थी। लेकिन कुल मिलाकर ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया, रूस की भी किरकिरी हुई और अमेरिका की काफी किरकिरी कि अमेरिका के करीब जाकर, एक अमेरिका का ही एक प्रोजेक्टेड थे जेलेंस्की, वहां के जो राष्ट्रपति। ताइवान में ये मामला नहीं है। अब सवाल ये है कि आप अमेरिका किस बिना पे कूद रहा है? वो कूद रहा है कि साउथ चाइना सी पर चीन की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी जी। घोषित ये लक्ष्य है। अब इसके लिए आप कर क्या रहे हैं? आप ताइवान के सपोर्ट देने जा रहे हैं। आपने सब वो अपने वारशिप लगा दिए, सब तमाम तरीके की चीजें लगा दी। लेकिन एक बात ये कभी नहीं भूलना चाहिए, दो परमाणुक, दो जो एटॉमिक पावर्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं, कभी भी आपस में नहीं भिड़ती। इसलिए इस चीज को समझिए कि ये प्रतीकात्मक होंगे सारे के सारे कदम जी। पेलसोई चली जाएंगी, हालांकि 25 साल के बाद ये दौरा हो रहा है जी। लेकिन पेलसोई का एक इतिहास हमको नहीं भूलना चाहिए। पेलसोई का इतिहास क्या है? जब पिछली बार जब वो चाइना गई थी तो चाइना में वो थिएनमेन स्क्वायर भी गई थी, और थिएनमेन स्क्वायर में इन्होंने अपने झंडे भी फहराए। थिएनमेन स्क्वायर वह है जहां पर चीन ने अपने टैंक लगाकर जो एक आंदोलन कर रहे थे छात्रों, वो उन सबको कुचल दिया था। अनुमान है 10,000, बताया जाता है कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। चीन से कभी भी सही आंकड़े नहीं आ पाते, तो इसलिए ना इसके बारे में हम कह सकते हैं कि 10,000 होंगे या कितने होंगे। लेकिन नैन्सी पेलोसी वहां गई थी, इसलिए उनके इतिहास को देखते हुए जाहिर की बात है कि कोई ना कोई बयानबाजी होगी। अब जहां तक है कि ताइवान की बात है, हांगकांग इनके पास में आ गया, ताइवान कितने दिन तक अलग रह पाएगा? क्योंकि वन चाइना पॉलिसी में चीन उसको अपना ही एक अंग मानता है जी। ऐसी स्थिति में ताइवान को अमेरिका क्या करना चाहता है, किस तरीके से करना चाहता है? क्या दूसरा यूक्रेन बनाना चाहता है? क्या वो सीरिया की तरफ ले जाना चाहता है? कहाँ ले जाना चाहता है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन यूक्रेन की किरकिरी से बचने के लिए विश्व के राजनीतिक के पटल पर अपना दबदबा कायम रखने उसने ये एक शक्ति प्रदर्शन किया जी जी। जी सर लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कर्नल प्रदीप भाटिया जी, रिटायर्ड कर्नल है सर, स्वागत है सर आपका। सर कैसे देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो चाइना को भी लगा कि हम भी अब ताइवान पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि रूस कहीं ना कहीं अमेरिका के विरोध में रहता है और अमेरिका यूक्रेन को समर्थन करता आया शुरू से। अब चाइना को लग रहा था ये समय सही है ऐसा करने का, और उसके बाद से लगातार तैयारी की जा रही है
चीन की तरफ से, तो अमेरिका को ये लगा कि अगर साउथ चाइना सी, जैसा कि अभी आलोक जी ने कहा, अगर वहां पर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा फिर चाइना को घेरना। तो ये कारण है, और इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि अभी जो व्यापार है, ट्रेडिंग है, अमेरिका ने ताइवान के साथ बढ़ा दी है अभी कुछ ही समय पहले से। जी आलोक जी, पहले तो आपका धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे ढंग से ताइवान की जो सिचुएशन है उसको समझाया, और जो आपका अभी प्रश्न है उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूं। हमें रीसेंट एक्टिविटीज जो हुई हैं पिछले करीब 1 साल में, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा कि अभी ये संबंध किस तरफ जा रहे हैं। आपने देखा कि चाइना के अंदर इस समय जीरो कोविड पॉलिसी के कारण जी से बहुत नाराजगी है। उनका इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड चल रहा है, हेडविंड्स मिल रहे हैं जी को, और वो इन सब से निकलकर एक अपनी छवि को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। एक चाइना की पॉलिसी हमेशा से रही है जिसे हम बोलते हैं कॉमन भाषा में सलामी स्लाइसिंग। आसपास के सभी देशों में कहीं ना कहीं उनका अतिक्रमण चलता रहता है। भारत में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में, इसी प्रकार बाकी देशों पर भी। और चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है, जिसे यूएस ने भी माना है, इंडिया भी मानता है, उसके तहत अभी चाइना बड़ा एम्बोल्ड हो चुका है रशिया के यूक्रेन में आने के बाद। और जी को लगता है कि यही उचित समय है जब वो अपनी पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2049 तक हम चाइना को एकीकरण करने में कामयाब होंगे, और वो 2049 वो एरा होगा जब जी की उम्र 100 साल होगी, वो हो या ना हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जो उन्होंने एक ड्रीम देखा है चाइना के लिए, जिसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी, वो उसको सूनर और लेटर, यानी कि जल्दी ही उसे अचीव करना चाहते हैं। और उसके लिए अभी सेबर रैटलिंग शुरू हो गई है। पेलोसी अभी कुछ समय पहले, आधा घंटा पूर्व पहुंची हैं। उसके इमीडिएटली पहुंचते ही चाइना के विदेश मंत्रालय से उसका कंडेमनेशन आ गया, और थर्सडे से चाइना की एक एक्सरसाइज शुरू होगी ताइवान की 5 दिशाओं में, जिसमें फुल मिलिट्री एक्सरसाइज लाइव एम्युनिशन के साथ होगी। और ये भी एक सेबर रैटलिंग का तरीका है, और हो सकता है कि ये बात आगे बढ़ जाए, जो कि यूक्रेन में हुआ वो ताइवान में ना हो जाए। इसका एक डर पूरे विश्व में इस समय फैला हुआ है। जी आलोक जी, जैसा कि अभी अब जानकारी आ रही कि 4 तारीख से युद्ध अभ्यास की तैयारी शुरू करने जा रहा है जो चीन है, और वो भी ताइवान के बिल्कुल करीब। इसको सर कैसे देखें? और जो नैन्सी पेलोसी पहुंची हैं उससे ठीक पहले जो राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट है उससे हैक कर लिया जाता है, और कुछ ही देर पहले जो इंपोर्ट करता है काफ़ी सारा जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं ताइवान से चीन, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और खासकर ऐसे प्रोडक्ट्स पर जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, केक, बिस्किट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती है, उन पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताइवान की तरफ से आने वाले सारे सामानों को लेकर। सर, इसे कैसे देखते हैं? क्या एक चोट पहुंचाने की कोशिश है, आर्थिक रूप से परेशान किया जाए ताइवान को? नहीं, मैं ये जो एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स पर जो रोक लगाई गई ना, ये एक अस्थायी है, टेम्परेरी रोक। इसको मैं स्थायी नहीं मानता। कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती है, जून तक जो करनी थी वो उन्होंने नहीं की, इसलिए इस पर रोक लगी है। ये आगे चलकर ये हो जाएगा। देखिए, ताइवान को कभी भी चीन, मैं नहीं समझता कि आर्थिक तौर पर, जहां तक मैं समझता हूँ, आर्थिक तौर पर नुकसान उसको पहुंचाना चाहेगा। ताइवान जैसा मुद्दा हांगकांग का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप ये चीज समझिए कि हांगकांग को भी चीन ने बड़े धीरे धीरे, जैसे ड्रैगन होता है ना, धीरे धीरे, जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट भी बिल्कुल साफ साफ कह रहे थे, उसकी वो स्लाइसिंग वाली उस तरीके से करता है, वो धीरे धीरे ले लेता है। तो ताइवान को कभी भी इस तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तात्कालिक है, ये है। और जहां तक जो दूसरी बात है कि आपकी एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की है, बिल्कुल मिलिट्री एक्सरसाइज है, चीन में हर साल होती है, यही टाइम है। अच्छा, चीन का एक जो फ्यूजन एक प्रांत है, स्टेट है, प्रोविंस है, वो बिल्कुल ताइवान से सटा हुआ है। वहां पर एक डेवलपमेंट ये हुआ अभी हाल फिलहाल, पिछले 3 दिनों से अंदर,
कि वहां पर बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल, जी वो फ्लाइट इसलिए कैंसिल की गई है, बताया ये जा रहा है कि ताकि एयरफोर्स को बिल्कुल एकदम क्लीन स्काई मिले, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लेकिन अब वहां पर चीन को और भी समझना पड़ता है। ये हम देख रहे हैं एक पहलू, ये एक पहलू है, थोड़ा सा एक सनसनी पैदा करना वाला, जी लेकिन इसकी हकीकत में मैं इसी पहलू को पंक्चर कर देता हूँ साथ साथ। जैसे कुछ लोग ये इसमें दावा भी करते हैं, होता यह है कि चीन में ये मौसम है गर्मियों में आते हैं तूफान, कैंसिलेशन नॉर्मल है, वहां से 40 से 46% कैंसिलेशन वो नॉर्मल है। ठीक है उस कैंसिलेशन को वेस्ट मीडिया इस समय बहुत ही बड़ा चढ़ा कर दिखा रहा है कि देखिए जैसे सर, ये चीन जो क्या साइबर कर अटैक देगा की वो। बात सामने आ रही है कि आधिकारिक जो आपकी वेबसाइट है राष्ट्रपति की, उसका हैक हो जाना, और उसके अलावा जैसे ही चाइना को जानकारी मिली कि नैन्सी पेलोसी दौरे पर हैं, लगातार चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी करना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और आज ही जो भारत में चाइना के राजदूत हैं उनका बयान सामने आता है इस दौरे को लेकर, वो भी खिलाफत कर रहे हैं। इसी सवाल के साथ लौटेंगे सर, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे को लेकर, जिसके बाद से अमेरिका और चीन के बीच तनातनी बढ़ गई है। लगातार चीन के विदेश मंत्रालय से लेकर जितने अधिकारी हैं इस दौरे की खिलाफत कर रहे हैं। जो चाइना की वन पॉलिसी है उसके तहत वो कह रहे हैं अमेरिका को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। वहीं अमेरिका एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है कि चीन जो है काफी समय से ताइवान में आने की, अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ रिसेंट एक्टिविटीज की बात करें तो उसने सक्रियता बढ़ा दी थी और अमेरिका नहीं चाहता कि ताइवान पर चीन कब्जा करे, ताकि साउथ एशिया जो है, साउथ सी एशिया का, वो मजबूती पाए। इसी पर हम बात कर रहे हैं, क्या एक और युद्ध देखने को हमें मिलेगा? हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। आलोक जी के पास वापस ही आएंगे। आलोक जी, ब्रेक से पहले सवाल यही था कि लगातार जब चीन को पता चला कि ताइवान का दौरा है, विदेश मंत्रालय से लेकर सभी अधिकारी और भारत में जो राजदूत हैं चीन के, उनका बयान भी सामने आता है। सभी लोग एक सुर में खिलाफत कर रहे हैं सर इस दौरे की। उनको किस बात का डर है? उनको ये लग रहा है अमेरिका अगर सपोर्ट कर देगा तो जो सपने हमने देखे हैं, जो सोचा है कि आसानी सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। दरअसल ताइवान, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वो ताइवान के बहाने साउथ चाइना सी पे चीन की दादागिरी को रोकने का काम किया जा रहा है। और इसके लिए अमेरिका भी है, इसके लिए जापान भी है। जापान से भी चीन का विवाद चल रहा है। तो वो विवाद भी है, जैसे ओकिनावा को लेकर विवाद चल रहा है कि कौन, वो चीन चाह रहा है कि वो उसके पास में चला जाए। ऐसे कई छोटे छोटे द्वीप की महत्ता नहीं है, महत्ता वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 2, मैसेजिंग तो देखिए दी जाती है। कोई भी अब किसकी मैसेजिंग कितनी प्रमुख है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। होना जाना क्या है, ये नहीं होना। ना अमेरिका को लड़ना है चीन से, ना चीन को लड़ना है अमेरिका से। लड़ाई चलती है आजकल, आज के दौर में शस्त्रों से ज्यादा लड़ाई जो मारक होती है, जो जानलेवा होती है, किसी भी राष्ट्र की जो रीढ़ तोड़ देती है, वो है आर्थिक लड़ाई, आर्थिक प्रतिबंध। इकोनॉमिक वार में देखिए जो आगे निकलेगा। आज अमेरिका के पास में ये स्थिति नहीं है कि वो चीन से सीधे सीधे टकराव कर लेंगे। वो केवल वो ट्रेड की लड़ाई होगी, वो
वो इन पर बैन लगाएंगे। वो जैसा हमने डोनाल्ड ट्रंप वाले पीरियड में भी देखा था, जी। वो उन पर बैन लगा रहे हैं, उन्होंने उन पर बैन लगा दिए, दोनों चले, बाद में भी दोनों ने बहुत सारी चीजों में लिबरल हो गए, ये सब चीजें। मैं चीज का नहीं मानता। दूसरा सवाल आपका जो महत्वपूर्ण है कि वो है कि मैसेजिंग क्या है। मैसेजिंग ये है कि दुनिया को दिखाने की बात है, अमेरिका को दिखाना है कि वो इस समय सबसे बड़ा वो मतलब दादागिरी पर उतर आया। यूक्रेन वाले मामले में तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अमेरिका की तो दादागिरी है। आखिर क्या वजह है कि आप नाटो का आप अपना एरिया बढ़ाते चले जा रहे हैं? क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं? आप रूस के बॉर्डर पे पहुंचना चाहते हैं? क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्या रूस की आप निगरानी करना चाहते हैं? रूस को रोक देना चाहते हैं? यूक्रेन की लड़ाई छोटी नहीं है, इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा। यूक्रेन को समझने के लिए आपको वो समझना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आपके पास समय हो तो मैं यूक्रेन का थोड़ा सा सर समय कम था, मैं चाहूंगा कम शब्दों में आप अगर अपनी बात पूरी कर दें सर। नहीं, वही मैंने आपसे पूछ लिया कि कितना समय है। तो दरअसल वो यूक्रेन पे भी वो फंस गया था, अमेरिका फंस गया, अमेरिका की किरकिरी हो गई। अब अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो मजबूत है, महाशक्ति। और बिल्कुल इसलिए नैन्सी पेलोसी का ये वहां पे दौरा प्लान और बिल्कुल, और जो अलकायदा का जो कमांडर है जवाहिरी, अभी जो उसको लेकर भी पब्लिश हो रहा है सब कुछ कि देखो अमेरिका ने कैसे बैठे बैठे एक बड़ा ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया है। हम बहुत ही स्ट्रांग है, हम बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन दिक्कत ये है कि चीन कमजोर नहीं है। बिल्कुल चीन कमजोर नहीं है चीन सर, यूक्रेन जैसी। बिल्कुल सर समय कम है। एक आखिरी सवाल के साथ आखिरी कमेंट लेंगे प्रदीप जी का। प्रदीप जी, ये बात तो स्पष्ट है ताइवान जो है अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता है, लेकिन वही स्थिति है जैसे जेलेंस्की ने कहा था हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, तो वही स्थिति ताइवान की भी है। ताइवान झुकने को राजी नहीं है कि चाइना के सामने झुकें, लेकिन लड़ने को तैयार है। और ताइवान को लगता है अगर अमेरिका सपोर्ट कर देगा तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे। प्रदीप जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अमेरिका का पिछले कुछ दशकों से मिलिट्री प्रेजेंस रहा है, लेकिन एक वो सिंबॉलिक है। तकरीबन 40-50 सैनिक उनके ऑफिसर्स वहां रहते हैं जो कि ताइवान आर्मी की ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और वॉर गेमिंग में उनकी मदद करते हैं और इक्विपमेंट एक्विजिशन में मदद करते हैं। अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रही है कि ताइवान को मिलिटरीली स्ट्रांग किया जाए। इसके लिए वो उनको इक्विपमेंट और वेपन्स भेजते हैं जिसकी ट्रेनिंग वहां पर अमेरिकन मरीन्स और जो बाकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो ताइवान को कराते हैं। तो अमेरिका इस समय उस स्थिति में आ चुका है जबकि उसकी विश्वसनीयता पर एक सवाल उठ जाएगा यदि वो ताइवान को हेल्प नहीं करता है। यूक्रेन में वो फेल हुए हैं जैसे आलोक जी ने कहा, और रशिया को उन्होंने एक वॉल की तरफ पुश कर दिया था और पुतिन के पास और कोई रास्ता नहीं था अटैक करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका को वर्ल्ड को साबित करना पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता है कि जो सुपर पावर की छवि उसकी है वो खराब हो। इस को लेकर भी हम देख सकते हैं जो ताइवान के साथ वो लगातार संपर्क बना हुआ है, ट्रेडिंग जो है वो भी तेज कर दी है, और ये दौरा भी कहीं ना कहीं उसी का एक रूप माना जा रहा है। फिलहाल समय कम है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे अमेरिका की जो हाउस की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उनका ताइवान का दौरा है, ताइवान पहुंच गई हैं। 2 दिनों से लगातार चाइना की तरफ से कहा जा रहा था वो इस दौरे पर ना आए, लेकिन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए वो वहां पहुंची हैं। अब कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका और चीन के संबंध जो हैं खराब हो जाएंगे। क्या इसका अंजाम होगा? कहा जा रहा है जो रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है और अब चीन और ताइवान के बीच भी ऐसी कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।